हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखो, जिन लोगों को पीडीएफ मतलब अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, इसका मतलब आपको पता नहीं पीडीएफ मिलती कहाँ से है। तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पे आप सर्च करना रेल बुक स्टडी, वहां से आप क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो पिछली क्लासेस हुई हैं और जो आगे की क्लासेस होंगी उनकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और क्लास में आप कॉपी पेन लेकर बैठे भाई, विदाउट कॉपी पेन फिर मतलब किस बात का प्रैक्टिस आप कर रहे हो, फिर पेपर में सवाल बनेगा नहीं। आपको देखा देखा लगेगा कि ये कहीं पर देखा था क्लास में, ठीक है। चलिए, और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। देखो, क्लास में आज हमने ना 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 30, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ताकि हम लोग पूरे 30 और फिर उसके बाद इसको जो हम लोग लेके चले आए 35 क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि पेपर में भी आपको 35 सवाल बनाने हैं। और कल परसों से फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको, देखो ऐसा नहीं कि मैं ये वाले सवाल, भाई हमने क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं, बट ये बार बार फिर लिखना यहां से हटाऊंगा, कुछ सवाल मैं और ऐड करना इसमें शुरू करूंगा, उसमें आपका पीवाईक्यू भी होगा। इसका आंसर बताइए, क्या बोला जा रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 16, 88, 12 और 22 से विभाज्य। देखिए, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपसे एचसीएफ या फिर एलसीएम पूछा जा रहा है तो 90% से ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही बना लेते हो, ठीक है। तो आप ऑप्शन से जरूर ट्राई करो ऐसे सवालों को। यहां पे क्या बोला गया है, 16, 18, 12 और 22 से। भाई 22 से डिवाइड होने का मतलब है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 8, 5, 13, 2, 11। 13, 2, 11 का मतलब क्या कह रहा हूं, दो हमने घटा दिया। 13 माइनस का 6, ये आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 6, 4, 10, और ये भी आपका क्या है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो यहां पे देखो, पेपर में अब एक ही ऑप्शन दिया गया था 11 का मल्टीपल, तो सीधा आपका वही आंसर हो जाता। और ऐसे ही आपको भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। अब यहां पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित को एक सामान्य भिन्न के रूप में व्यक्त करें। भाई बार का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रेलवे का मतलब पसंदीदा सवाल है। ट्रेन हो गया, बार हो गया, ठीक है। और वर्ग या फिर वर्गमूल से रिलेटेड इन सबसे सवाल आते रहते हैं। तो 0.23 का बार प्लस का 0.45 का बार प्लस का 0.3 का बार, इसको सरल करिए और बताइए सरल करने पे आपको कौन सी भिन्न मिलेगी। अच्छा, कई बार इनको जोड़ के ऑप्शन भी बार में ही दिया जाता है। तो जिस तरह से ऑप्शन होगा, जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। तो 2 अंक पे बार है, 2 बार 9 आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा। अगला डाटा अगर आप देखते हो तो ये 3/9 आ जाएगा। अब देखो, मैं एक काम कर रहा हूं भाई, हम ऊपर नीचे इसका भी हर बराबर करने के लिए 11 का गुणा करा रहे हैं, ठीक है। ये अलग मतलब आएगा तो ये आपका 3/9, बट मैं 11 का गुणा करा रहा हूं तो 11 3 33, 11 9 99, ताकि आसानी से जोड़ लिया जाए। तो यहां पे आपका हो जाएगा ये 99 ऊपर आ जाएगा 4 3 7 3 10 हो गया, बच गया आपके पास कितना, 10 हो गया, और बच गया आपके पास 1। तो 4 9 और 2 11, यानी कि 110/99। 11 का भाग लगाओगे तो 10/9 क्या था, आपके सवाल का सही जवाब था, ठीक है। 10/9 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, और हर एक सवाल बनाइए, जो भी आपका आंसर आता है उसको बताएं। गलत है सही है वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है। दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है। अब पता है यहां पे देखो क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है
तो वो मतलब कंसेप्ट सही तरीके से नहीं पता, फिर भी आंसर उनका आ जाता है। जैसे सामान्यतः लोग क्या करेंगे भाई, 180 अंश के बराबर करेंगे और ठीक है, आपका आंसर भी सही आएगा। बट अगर पूरे कंसेप्ट की बात करी जाए, इन्होंने बोला दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है और इसके एक ही तरफ के अंताकोण, तो अगर ये अंताकोण एक को नाम दे दूं x, एक को नाम दे दूं y, तो इनका जोड़ क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, हमें बताया गया है 3:2 या फिर लिख लो 2:3 बताया गया है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 है, तो डाटा हमारा 36 गुना दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा बड़ा कोण कौन सा होगा, तो भैया बड़ा कोण कितना है, 3 यूनिट, तो ये भी क्या होगा, 36 गुना हो जाएगा। तो 36 गुणे 3 यानी कि 108 अंश क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 108 अंश हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, 108 अंश आपका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसका व्यय 4% कम हो जाता है और बचत 28% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसकी आय में यानी कि उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कैलकुलेट करके बताएं। देखो एक बात मैंने आपको बता रखी भैया, टाइम एंड वर्क का सवाल ना एग्जाम में क्या होता है, जहां पे वो बोलते हैं इतना परसेंट अधिक है, बट वहां पे वो अधिक लेते नहीं है, इंग्लिश में सही लिखा होता है। यहां पे भी आप इंग्लिश में अगर डाटा देखते हो, बोला गया है 200% मोर देन हर सेविंग, मतलब 200% ज्यादा है। देखो 200% होना मतलब 2 गुना, और 200% ज्यादा होने का मतलब है 3 गुना। अरे अगर उसका जो बचत है वो 100 रुपए है, तो 100 का 200% 200 होगा, तो उससे ज्यादा मतलब ये 300 है उसका खर्च। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। तो अगर परसेंटेज में अधिक बोला जा रहा है, तो एक बार आप इंग्लिश वाला डाटा जरूर प्रिफर कर लें। ठीक है, वैसे देखो टाइम एंड वर्क में बोलते हैं ज्यादा है, बट वहां पे उस तरह से डाटा लिया नहीं जाता है। वहां पे ये ना 200% ही मान लेता कि 200% मतलब 2:1। आओ सवाल बनाते, देखो अब पता इस क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिलेगा, इसीलिए ऐसे सवाल आपको करा रहा हूं। इनकम किसके बराबर होता है भाई, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, मतलब आय किसके बराबर होती है, खर्च प्लस का बचत के। इन्होंने क्या बोला है, सुधा की जो खर्च है वो उसकी बचत से 200% अधिक, तो इससे 2 ज्यादा यानी कि ये 3 हो गया। इसका मतलब अगर वो टोटल 4 कमा रही है तो 3 खर्च कर रही है, 1 बचा रही है। अब देखो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, आप देखते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सवालों में हम लोग यूज करते हैं, परसेंटेज में यूज करते हैं, बहुत ही एवरेज में यूज करते हैं। तो इन्होंने बोला उसका खर्च 4% कम हो गया, माइनस का 4%, और उसका बचत 28% से बढ़ गया। यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स का मान हमें बताना है। समझना भाई, 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 और प्लस का 28। ठीक है, तो 4x यहां पे आपका आ जाएगा 16। अब देखो x का मान जो है वो आया एक्चुअल में 4%। अब आपको बताया गया परसेंटेज क्या होता, 1/100। मैं लेकिन फिर से आपसे बता रहा हूं, इन्होंने जिस तरह से पूछा, अगर ये सीधा कह रहे भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये गलत बात है। आंसर आपका 4 ही आएगा, मतलब 4% की वृद्धि होगी। बट भाई साहब ने ऑप्शन किस तरह से, कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए पेपर में जहां पर उन्होंने 4/100 मतलब 0.04 आंसर दिया है। ठीक है, अब जैसे अगर कोई कह दे कि सर 0.04% आंसर, ये गलत है, इतना नहीं है, आंसर है 4%। इन्होंने 4% को इस तरह से लिख दिया है, 4/100 करके इस तरह से लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पेपर में, और ऐसा नहीं कि एक सवाल ये पूछ लिया था भाई, कई सारे सेट में इस तरह के ऑप्शन दे दे के सवाल पूछे थे। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए भाई, समझाया जा रहा उसको समझिए, ताकि अगर उस तरह का डाटा आपको देखने को मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है। x रुपए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपए में बेचा गया। ठीक है, देखो कुछ सवाल, मतलब अब ये सब बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है हर पेपर में, चाहे आप देखो एमटीएस उठा लो, सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल उठा लो, रेलवे का कोई एग्जाम उठा लो, हर जगह आपको मिलेगा। डाटा थोड़ा बहुत अलग होता रहता है। तो दो डिस्काउंट दिया गया भैया, पहला डिस्काउंट 25% का, इसका 25% मतलब 1/4 होगा। 1/4 यानी कि 100, कीमत बचेगी 400। अब 400 पे बोला गया 8% की कमी, तो 400 का 8% होगा 32। तो 400 में से जब आप 32 घटाओगे, ये डाटा सही है। अच्छा एक सेकंड, हमने यहां पे गड़बड़ कर दिया है भाई साहब। 1/4 इसका कितना आएगा, 125 आएगा। तो ये थोड़ा लिख लेना यहां पे। तो ये आपका कितना बचेगा, 375 बचेगा। ठीक है, इसका 8% कम करना है, तो इसका 8% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8% इसका कितना आ जाएगा, 300। मैंने कैसे बताया भाई, 1/12.5 होगा, तो भाग लगाओगे, ये आपका 30 आएगा, यानी कि बचेगा कितना, 375 में से 30 घटा दोगे तो कीमत बचेगी 345। ठीक है, बाकी आप फ्रैक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते थे, सवाल को बना सकते थे। ठीक है, फ्रैक्शन का यूज कैसे भाई, 25% का भिन्नात्मक मान होता है 1/4, तो कीमत बचेगी 3/4। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25, तो बचेगा 23/25। उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आ जाओ जी, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। ट्वेंटी 3 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 6 × 17 माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट बंद दोनों। आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, बताएं। देखो कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनना, मतलब भेड़ चाल नहीं चलनी है। आपका आंसर हो सकता है कुछ अलग आए। ठीक है, जैसे इसी में हो सकता है आपका आंसर जो है कुछ और आ रहा हो गलती से, तो आप वो बताओ, हो सकता है ऑप्शन में ना भी मिले। ठीक है, ताकि गलती समझ में आए। यहां पे आएगा 4, 4/4 हो जाएगा 1। 6 में 6 का भाग लगाओगे, ये आपका आ जाएगा 1, और 1 गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा, 1। अब इसका भी गुणा ही है यहां पे, तो 23 गुणे 27, 140 प्लस का 21, 161 आएगा। और देखो यहां पे इंटू 1 है भाई साहब, अगर यहीं पे प्लस का चिन्ह होता फिर आपका आंसर 162 हो जाता। तो 1 का गुणा होकर ये क्या होगा, आपका 161 ही रहेगा ये। ठीक है, इसका आंसर बताएं, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। नहीं, भेड़ बिल्कुल सही दिशा में हो सकती है, बट क्लास में आप क्या ही फायदा करोगे। वो जो भेड़ है वो आपको एग्जाम हॉल में तो नहीं मिलेगी ना, वो बस क्लास तक ही है। आप यूट्यूब पे क्लास अटेंड करो तब तक है। आपके पास अपना जब मतलब क्या कहते हैं कॉपी पेन होगा, आपका पेपर होगा, तो वहां पर नहीं होगा। दिक्कत इस बात की है। वरना मैं तो कहता है कि भाई आप पेपर में झुंड बना के सॉल्व कर लो, 4-5 लोग बैठ गए, तुम जो है रीजनिंग करो, तुम ये करो, वो सवाल तुम बना लो, पेपर बहुत जल्दी निपटा दोगे। लेकिन ऐसी सुविधा अभी तक पेपर में नहीं दी जा रही, आगे का मुझे पता नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, हो सकता है कल को ऐसी भी सुविधा दे दी जाए कि 2 लोग मिलकर पेपर दो और दोनों लोग नौकरी करो, बाद में मारपीट कर लो सैलरी के बाद। ये और ये दोनों लंबाई बताई गई है। चाल आपको बताया गया 65 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, सॉरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, क्योंकि आंसर हमें सेकंड में बताना है। इससे गया ये 2 बार, 5 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा, 10। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है। देखो इन दोनों को ऐड करा रहे हैं, 9 1 10, 4 2 6, 1 7 हो गया, और ये 9 हो गया, यानी कि 970 मीटर की दूरी तय करनी है। और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से वो ट्रेन चल रही है। तो कितना समय लग जाएगा, 97 सेकंड का। क्या होगा, 97 सेकंड आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। अब देखो जैसे पता है ये सवाल जब लोग पेपर में बैठे होंगे, भाई ये नया भले ही दिखा, थोड़ा अलग दिखा, बट ऐसा नहीं कि आप बना नहीं पाते। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी भैया, इतना तो हम लोग पहले ही करते हैं कि ए का सबसे छोटा मान क्या होगा। अब इन्होंने उसके बाद ये डाटा पूछ लिया, डायरेक्ट ए का मान ना देकर हमसे ये वाली वैल्यू पूछ ली, मतलब एकदम आसान से सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया। तो ठीक है ना, अरे ठीक है कि नहीं, सॉल्व तो कर ही लोगे ना, बताइए। क्या बोला गया है, यदि संख्या 934a62813 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के सबसे छोटे धनात्मक मान के लिए, कल को यह भी बोला जा सकता है a के सबसे बड़े धनात्मक मान के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपका A6281 हो गया। आइए 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं भाई, 3 से ये डिवाइड, देखो जो डिवाइड हो रहा हो उसको हटाओ, भाग लगाओ, 4 2 6, ये भी डिवाइड ये भी डिवाइड, ठीक है। अब देखो a का मान, सबसे पहली वैल्यू a की आपको मिलेगी 0, बट 0 आपका, अब देखो ये पता होना चाहिए, हालांकि इन्होंने ऑप्शन ऐसा दे नहीं रखा वरना लोग गलत कर देते भैया। 0 ना तो आपका धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी वाली 3 होगी। इसके बाद a का मान 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट यहां पे आप 3 लोगे, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे बोल देता है नंबर है तो 0 भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं a के कितने मान हो सकते हैं तो 4 हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। छोटा धनात्मक 3 है, बड़ा धनात्मक 9 है, ठीक। अब यहां पर समझना, a का मान 3 आ गया, हम वैल्यू पुट करा रहे हैं। 3 माइनस का 2 1 हो गया, 3 माइनस का 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ा 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब सुनो भाई, भाग भूग लगा लो, डिवाइड वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो आइए कर देते, 5 गुणे 2 10 हो गया, ये 120 हो गया, 720 हो गया, और 720 में जब 7 का गुणा कराओगे तो 0 और उसके पहले मिलेगा हमें 4, तो 5040 जो है हमारा सही जवाब हो गया। क्या होगा, 5040 जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। देखो पता अच्छे सवाल कैसे बनते मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं भाई। कल को आपसे बोल दिया गया ना कि यहां पर जो a है, या फिर एक खाली स्थान दे दिया गया, बोला वहां पे जो अधिकतम धनात्मक है उसको हम लोग m से दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा धनात्मक मान को n से दिखा रहे हैं। हमें बता दो m की पावर n क्या होगा, तो मतलब 9 की पावर 3 हो जाएगा, बात समझना। तो 729 आंसर होगा। तो ऐसा भी सवाल कल को अगर एग्जामिनर सोचे या फिर वो हमसे पूछे तो मैं उसे रिकमेंड कर सकता हूं कि ऐसा बनाओ। आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करिए, और जो लोग क्लास में नए हैं भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो सुबह वाली जो क्लास है ना उस पर थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। उस पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती क्लास शुरू करने से पहले ही, और मैं सोच रहा हूं एक साथ 2 प्रैक्टिस सेट क्या कराऊं, वहां पे सुबह में जो है मतलब टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर देता हूं, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब जिनका पेपर अभी बाद में है, क्योंकि भैया आरपीएफ कांस्टेबल वालों का तो एग्जाम है, ठीक है। और बाकी लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, बाकी वहां पे हम लोग टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट अभी कल तो उम्मीद है प्रैक्टिस सेट वाली या फिर कोई एनटीपीसी का एक पेपर करा दूं या फिर ग्रुप डी का। बाकी देखो पहले से मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 दिन ऐसा हो गया। अमिता, ये अमित नहीं है, फीमेल है, अमिता है। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 साल बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है। अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। कंफ्यूज करा रहा एग्जामिनर, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु में 43 साल का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु का योग ज्ञात कीजिए। भैया अच्छा सवाल माना जाएगा,
पेपर के दृष्टिकोण से। कई लोग घूम जाएंगे, बोले अरे क्या चल रहा है, एक तो नाम भी दे दिया है अमिता और अमृता है, ऐसे केस में सीधे सीता गीता कर देना चाहिए भाई। खैर तभी तो दोनों सहेली हैं। हाँ ये बिल्कुल सही पूछा इन्होंने कि यहां पर कितने लोग हैं भैया, टोटल 4 लोग हैं। अमिता, अमृता, अमृता की बहन है और अमिता के पिताजी हैं। आओ ठीक है। अब देखो आंसर यहां पे बहुत कम लोग बता रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, तो हो सकता है किसी को याद भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप सॉल्व करके देखो, अगर नहीं बनता है ईमानदारी के साथ आप बता सकते हैं कि सर नहीं बन रहा है प्रश्न, उसमें कोई बेइज्जती वाली बात ही नहीं है भाई, सीखोगे। ठीक है, आइए समझते हैं। प्लीज बोर्ड पर अब ध्यान देना। देखो ये अमिता हो गई, ठीक है, और ये अमृता है। इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला है, जो अमिता है वो अपनी सहेली से 2 साल बड़ी, देखो मैंने यहां पे लिख दिया 2 साल बड़ी। अब इन्होंने जो कंपैरिजन कराया ना, बोला इनके पिताजी इसका दोगुना है, तो दोगुना होने का मतलब इनकी उम्र हो गई 2x+4। और जो अमृता की बहन, देखो यहां पे क्या बोला है, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, मतलब उसकी बहन इसकी आधी होगी भाई साहब, इसकी आधी होगी। अब इन दोनों का अंतर आपको 43 बताया गया, तो मैं घटा रहा हूं। देखो मैं डायरेक्ट भी घटा सकता हूं यहीं पे, बट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, घटाओगे यहां पे आपका ये बचेगा 3x/2, और ये इधर जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। अब x का मान 26 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अमिता और अमृता की उम्र का योग क्या होगा। भाई एक हो जाएगी 28 साल की और दूसरी हो जाएगी 26 साल की, तो 26 प्लस का 28 यानी कि उन दोनों के उम्र का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 54। क्या होगा, 54 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखना भाई यहां पे बोला गया था अमृता अपनी बहन से दोगुनी है और इनके पिताजी इसके दोगुने थे, ठीक है। तो ये x/2, जल्दबाजी में लोग यहां पे 2x लिख सकते हैं, तब गलत होगा, फिर कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और देखो अब मैं, पता होता क्या है ना, जैसे आपने कुछ कमेंट, मतलब किसी ने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया, मैं उसको रिप्लाई करता हूं, फिर मैं उसको डांट देता हूं। लेकिन अब मैं ये करने वाला हूं, जो मुझे लगेगा जिसका कमेंट एकदम अननेसेसरी है भाई, कोई लेना देना नहीं है, तो उसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इस मामले में मास्टर ब्लास्टर भाई तुम्हारी बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखो क्या कहते हैं, मैंने आपसे मतलब कई बार समझा चुका हूं भैया, 3+2 क्या होगा। बोले गुरुजी इसमें डिफरेंशिएशन लगा दूं क्या, या फिर ऐसा कर लूं क्या, पहले दोनों में 2 का गुणा करा लूं, ठीक है, और फिर जो है कैलकुलेट करके फिर 2 का भाग लगा लूं। अरे ये सब करना ही क्यों है, तुम बताओ वहां पे। अब जैसे अब नहीं पढ़ो भाई, चलो खैर ठीक है, आंसर बताइए बाकी लोग इसका। तीसरी लाइन, हाँ तीसरी क्या, पूरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सुनो एक बार फिर से। देखो ये अमृता अगर x की है तो ये 2 साल बड़ा, मतलब बड़ी है, x+2 हो गया। पिताजी दोगुना है और इसकी बहन की ये दोगुनी है, तो इसकी बहन की उम्र आधी होगी। अब इन दोनों का अंतर ही बताया गया 43 है, इसमें से इसको हमने घटाया, 3x/2 आया, ये 4 इधर गया, ये तो कैलकुलेशन हो गया ना, भिन्न का जोड़ घटाओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और क्लास में आने के साथ अपनी हाजिरी आप जरूर लगा दिया करो। जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, एक राशि जब 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश करी जाती है तो 3 साल के बाद इतनी हो जाती है। ब्याज की बात नहीं करी गई, अमाउंट की बात करी गई। देखो 20% के हिसाब से क्या होगा, 3 साल में 60% का ब्याज मिलेगा, मतलब आपका पैसा हो जाएगा 160%, जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है 2880। 1% का मान क्या हो जाएगा, भाग लगा रहे हैं, 0 से 0 चला गया, 16 से डिवाइड करोगे ये एक बार, और 16 अट्ठे 128 हो गया। 1% की वैल्यू आ गई 18। तो भैया 2 साल में क्या होगा, 2 ईयर में आपको 20% के हिसाब से टोटल 40% का ब्याज मिलेगा। तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% का मान है 18, यानी कि 720 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। सवाल में ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर इस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज में लगा दिया जाता है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कोई बताएगा फटाक से, बताओ। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 360 का 20% निकाल के इसमें और जोड़ दो, यही काम करना है बस, ठीक है। मतलब इसमें 72 और जुड़ जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, आज फैक्टोरियल तुमने पढ़ा है ना, इसीलिए तुमको लग रहा है फैक्टोरियल में ही आंसर आ रहा है, ठीक है। 7 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, चलो खैर वो बाद में बात करेंगे, पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक शंकु 12.6 सेंटीमीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक दशमलव स्थान तक सही। गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो जब किसी को पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है, दोनों का आयतन क्या करना है, बराबर करना है। आइए करते हैं आयतन बराबर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या यहां पे कितना दिया गया है, 3.2 का स्क्वायर हो गया, और हाइट कितनी दी गई है, 12.6 दिया गया है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, इसी का रेडियस हमें बताना है। पाई से पाई उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, ठीक है। 4 का भाग लगा दो, ये चला जाएगा आपका 3.15 बार। आर क्यूब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो वैल्यू वैसे भी आपको दिख रहा होगा, लगभग में दिया गया है। इन्होंने बोला है एक दशमलव स्थान तक सही करें। सुनना, 3.2 गुणे 3.2, ये 3.2 से थोड़ा सा ही कम है। तो जब इसका क्यूब गुणा कराने की जरूरत नहीं है, तो जब इसका क्यूब रूट लोगे तो ये लगभग में आपका 3.2 के ही पास में आएगा। कुछ लोग अगर ये कहेंगे कल को कि सर ये तो उसके पास में ही दिया गया है, हालांकि देखो अगर क्यूब के हिसाब से देखोगे, क्यूब रूट के हिसाब से ये बहुत दूर है, बट फिर भी अगर आपको लगता है देखो ये 27 से कम है और ये वैल्यू 27 से बड़ी आएगी, ऐसे ही देख लो, और इसका मान 27 से कम आएगा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी क्या है, आपके सवाल का सही जवाब है। तो आर का क्यूब नहीं, यहां पे ये करेक्ट कर लेना, ये आर की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 3.2 के पास में। आंसर बताइए, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। दो अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठों के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, बताएं। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठों के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, कैलकुलेट करके बताएं। देखो कई बार डाटा ऐसा रहता है, आप भाग लगाते हो आसानी से डिवाइड हो जाता है, और कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि वो आसानी से डिवाइड नहीं होगा, तो उसी के हिसाब से आपको देखना है।
देखिए इन्होंने क्या बोला, दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब उनका टाइम सेम है। जितनी देर रवि काम करेगा उतनी देर कुमार भी काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि ये 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा रवि। तो रवि 1 घंटे में करेगा 32/6। ध्यान से सुनना। कुमार की बात करी जाए तो ये 1 घंटे में करेगा 40/5। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना टाइप करेंगे, इतना पृष्ठ। और टोटल हमें 110 पृष्ठ टाइप करवाना है। सवाल खत्म हो चुका है भाई, कैलकुलेट कर लो। ये आपका सीधा सीधा 8 आ जाएगा। भाग लगाओगे यहाँ पे, ये पावर क्यों लग रहा है, ये 8 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 110 बटे में 8 छंग 48 और प्लस 32 यानी कि 80 हो जाएगा। ये 6 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से डिवाइड करोगे 4 बार, ये 3 बार, यानी कि आ गया 33/4। इतने घंटे का समय लगेगा। तो भाग लगाओगे, ये आपका 8 बार, तो 8 सही 1/4 घंटे। देखो 8 घंटे पूरे हैं और 1/4 घंटे का मतलब है 15 मिनट। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती, आपको मैं इधर अलग से बता देता हूं। ठीक है भैया, जब घंटे को आप क्या करते हो, मिनट में बदलते हो, तो क्या किया जाता है, 60 का गुणा कराते हैं। तो 1/4 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 15 मिनट होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से कल को आपको 1/3 घंटे दिखाई पड़े तो आप कहोगे गुरुजी ये तो है हमारा 20 मिनट। कल को आपको, अब देखो ये सब डायरेक्ट पता होना चाहिए। 2/3 घंटे कहीं पे दिखे तो आपको पता है ये 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को वहां पे डाउट रहा हो तो ये मैंने अलग से आपको समझा दिया है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है, 15 मिनट। 1/4 घंटे का मतलब। जितेंद्र, नितिन, युक्ति, मुकेश, सुनील, प्रिया, वेद, पवन, AK, अविनाश, हरीश, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसका आंसर बताइए, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। नंदिनी और नंदिता 23:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2522 रुपए है तो नंदिनी और नंदिता के लाभ के बीच क्या अंतर है। तो नंदिनी और नंदिता के लाभ के बीच में क्या अंतर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएं। सॉल्व करके बताएं। तो यहां पर क्या दिया गया है, 23 और 3 के अनुपात में क्या करते हैं, ये निवेश करते हैं। और देखो समय इनका बराबर है तो इसी अनुपात में इनका प्रॉफिट भी होगा। भैया जो प्रॉफिट है वो आपको बताया गया 2522 है। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा बताओ, ये कितनी बार डिवाइड होगा। हमसे इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए। 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 से ये एक बार, 121, 13 9 117, 13 चौके 52। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे तो ये आपका 97 टाइम्स यानी 97 गुना दिया गया है। ठीक है, अब अगर ये 97 गुना दिया गया, हमसे इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है, इनका अंतर कितना होगा। तो भैया अंतर देखो 20 यूनिट है ना, तो वो भी 97 टाइम्स हो जाएगा, 97 गुना हो जाएगा तो 0 4 और ये आपका 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 1940 रुपए का अंतर आएगा दोनों के लाभ में। पार्टनरशिप का सवाल है, आप जिस अनुपात में निवेश करते हो उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट होता है। ये बिल्कुल बेसिक उसका टाइप हो गया। बट अगर बात करी जाए, समय का भी जिक्र कर दिया जाए, तो वहां पे आप फिर क्या करते हैं, टाइम को भी लेकर चलते हो। ये कौन भैया, शुरुआत में किसी ने 1840 भी बता दिया था, मुकेश यादव 1840 ऑप्शन में था। ठीक है, यहां पे भीड़ की वजह से आपका आंसर गलत होने से बच गया, बट पेपर में भैया ऐसा नहीं होगा। जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन किया, आंसर आपका गलत। आंसर बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो अगर सिली मिस्टेक में आपने 2-3 सवाल गलत कर दिए भाई 35 में से, वो बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान होगा पेपर के दृष्टिकोण से। आंसर बताइए क्या होगा। दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 अंश कम है। बड़े कोण का माप क्या होगा, बड़े कोण का माप क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
अब पूरक, संपूरक, पूरक को ही आप कोटिपूरक भी कहते हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का जोड़ 90 अंश के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक, और जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते। इन्होंने क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण का, छोटा कोण हमने अगर थीटा माना तो इसके 5 गुने से 6 अंश कम है, तो दोनों अगर पूरक हैं तो इनका जोड़ यानी कि 6 थीटा माइनस का 6 ये बराबर होगा 90 के। तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। यहां से थीटा आपका आ गया 16 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा, बड़ा कोण। देखो अब बड़ा कोण के लिए कुछ लोग मान यहां पे रखेंगे, आप ये सोचिए ये छोटा वाला है तो इसका पूरक कौन सा होगा, यही होगा ना। अरे बड़ा वाला इसका पूरक होगा तो आंसर 74 हो जाएगा। कुछ लोग यहां पे वैल्यू रख के फिर घटाएंगे। तो यही देखो छोटे छोटे ही पॉइंट होते हैं, मतलब जो आपको बाकी लोगों से आगे लेकर जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा बढ़त दिला देते हैं। आंसर बताइए। अब ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि इतना हलवा प्रश्न भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया, और कांस्टेबल का पेपर आपका एसआई से हल्का ही रहेगा। ठीक है, मैं इतना जोर देके इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एसआई का पेपर अच्छा था, एएलपी से अच्छा था। और अगर आप पिछले साल देखोगे तो एसआई का पेपर हल्का था, जो पिछले इसके पहले पेपर हुआ था, और कांस्टेबल का पेपर एकदम हल्का था। तो जैसे कल किसी भाई साहब ने कमेंट किया, बोले सिर्फ कठिन कठिन सवाल करा दो। अरे भैया पेपर की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, कठिन सवाल मतलब क्या, पेपर भैया पेपर के हिसाब, ये प्रैक्टिस कराई जा रही है ना आपको। और आपका टारगेट क्या है, जैसे अब तुम मैथ पढ़ना शुरू कर दो, जो सिलेबस में नहीं उसको भी पढ़ो। बोलो अभी इसीलिए एमएससी का भी समाप्त कर देता हूं उसी समय, तो तुम एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो ना। 5 संख्याओं का औसत, तो 5 गुणे 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 160 में से आप 70 घटाओगे, देखो 90 बच गया, तो शेष 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 30। आंसर बताइए क्या होगा। उसने क्या किया, कीमत 20% अधिक बताता है और 15% का डिस्काउंट देता है और 190 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसका सूची मूल्य क्या होगा, यानी कि मार्क प्राइस क्या होगी। यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यहां पर लाभ की बात करी जा रही है कि इतने रुपए का वो लाभ कमा रहा है। तो आपको पहले परसेंटेज में देखना पड़ेगा कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको तुलना करो और सीपी मत बता देना है। चलो मैं बोल दे रहा हूं, कई लोग सीपी बताएंगे बट पता नहीं ऑप्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपसे पूछा गया है मार्क प्राइस क्या था। आनंद जायसवाल जी, भाई शादी हो गई है सर, मेरी शादी हो गई है, हमारी नौकरी नहीं मिली है। तो आप अगर अभी पढ़ रहे हो थोड़ा सा मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, वरना आप समस्याएं, जैसे लोगों को क्या लगता है अरे शादी हो जाएगी बहुत मजा आएगा, मतलब प्रसन्नचित हो जाते हैं, ये नहीं समझते कि समस्याएं तो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर भैया बिना शादी बिना नौकरी के अगर शादी हुई है तो अब आप और मेहनत करो भाई, वो चीजें आप समझ रहे होगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने बोला कीमत 20% से बढ़ाई गई, 15% कम किया गया, तो सक्सेसिव चेंज यानी कि 20 माइनस का 15, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस का 300 बटे में 100, तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 20 में से आपने 18 घटाया, मतलब ये आया प्लस का 2, मतलब भाई साहब को 2% का प्रॉफिट हो रहा है और उस 2% की वैल्यू 190 बताई गई है, यानी कि 1% का मान हो जाएगा 95। मार्क प्राइस की बात करी गई है तो 120% की वैल्यू क्या होगी, 95 इंटू 120। ऑप्शन की सकल सूरत देख के ही आप बता दोगे कि यहां पे आंसर हमारा 11,400 होगा, क्योंकि बाकी किसी में इकाई का अंक 0 है ही नहीं, तो गुणा भी क्या ही कराओगे। अब कुछ लोग होते नहीं, मैं तो कराऊंगा, क्यों कराओगे गुणा, आओ आगे आ जाओ। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए।
समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? कैलकुलेट करके बताइए भाई, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर क्या बोला, देखो एक ही दिशा इन्होंने बोल दिया, तो एक दिशा में अगर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 112 में से आप क्या करोगे? 20 घटाओगे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 92। ठीक है, 92 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा कराएंगे। समय कितना लगता है? दिया गया है 45 सेकंड। तो भाग लगाओगे 2 बार, ये 5 बार, 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका 46 आ गया। तो यहां पे आपको मिल गया 46 × 25। ये ध्यान रखना, दो रेलगाड़ियां हैं तो ये दो ट्रेन की लंबाई है। तो भैया एक ट्रेन की, प्रत्येक का पूछा गया है ना, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 23 × 25 हो जाएगा। ठीक है, 625 में से 50 घटा दो तो ये आपका 575। ठीक है, वैसे भी इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, अगर आप वैसे भी देख लेते। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह का सवाल बनाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन पता कैसे देना चाहिए? इसका डबल भी रहना चाहिए, तभी तो लोग गलत करेंगे। जल्दबाजी में वो डिस्टेंस बता देंगे, बट फिर वो ये नहीं देखते हैं कि दो ट्रेनें थी, इसका मैंने आधा क्यों किया? क्योंकि यहां पे दोनों ट्रेन की लंबाई कवर हुई है ना। ठीक है, तो आपसे एक ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, इसलिए हमने इसका हाफ कर दिया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इस तरह का भी डाटा आपको आपके आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिल सकता है, मतलब सवाल, डाटा तो नहीं मिलेगा देखने को, प्रश्न इस तरह का देखने को मिल सकता है। मतलब भिन्न में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 4/7। अब देखो डाटा कैसा दिया गया है भाई, 4/7 इन्होंने दिया है, 4/45 दिया है। ठीक है, और उसके बाद आपका 65/87 दिया गया है, और फिर यहां पे आपको दिया गया 12/38। ठीक है, कौन सा बड़ा? क्या हम इसकी बात करते? देखो इतनी बड़ी संख्या से भाग लग रहा भाई, इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये डिवाइड करो, मैंने बताया था ऐसे भाग लगा लो, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका आ गया 3 दशमलव कुछ। अच्छा ये भी 1 दशमलव कुछ आ रहा है, बट बात को ध्यान समझना, देखो ये लगभग 2 के पास में है भाई, ये लगभग 2 के पास में, मतलब 1.8 है। जबकि ये आपका क्या होगा भाई, 65 से आप डिवाइड करो तो ये उससे कम ही आएगा। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितना आएगा, उसकी जरूरत भी हालांकि नहीं है। देखो अगर आप लिखना ही चाहते हो तो भैया, तो 65 दूनी मतलब 13, 130, तो 13, ये 13, 13 दूनी 26, मतलब ये आपका 1.3 के आसपास आएगा। तो जब मैं छोटी संख्या का भाग लगाऊंगा तो सबसे बड़ा यहां पे यही होगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न यहां पे कौन सा है? 65/87। कंसेप्ट हम क्या लगा रहे हैं? जैसे देखो अगर 1 दिया गया है भाई, कंसेप्ट यही सीधा सा है, 1/3 और 1/5 में बड़ा कौन सा है? ये वाला। उसी तरह से 1 में अगर आप 1.8 का भाग लगा रहे हो और 1.3 का भाग लगा रहे हो, बड़ा कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि यहां पर इसके कम टुकड़े किए जा रहे हैं, इसका कम हिस्सा तोड़ा जा रहा है, आप ऐसे समझो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं।
भाई पेपर को फिर पेपर की तरह सेट करेंगे, ठीक है। 84, 105 और 140 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई सबसे छोटी संख्या 120 इन्होंने क्यों दे रखा है? 140 भी डिवाइड नहीं है, 360 भी 140 से डिवाइड नहीं है, सवाल खत्म। मैंने ये जो आपको बताया है, भाई अगर डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है तो 90% से ज्यादा सवाल आप बाई ऑप्शन खत्म कर दोगे, समाप्त हो जाएगा वो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और आज की क्लास में देखो टोटल 30 क्वेश्चन है भाई। अगर कोई इधर उधर हिला, ठीक है, मतलब पूरा क्लास, जैसे आप कहते हो भाई सभी लोगों ने कमेंट किया सर 35 क्वेश्चन कराएं, 30-35 कराएं, तो 30 क्वेश्चन क्लास में है, तो आप जो है पूरी क्लास जो है अटेंड जरूर करें, ठीक है, ताकि जो है वो संख्या फिर हम लोग 35 तक लेकर चले जाएं, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया? दो लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई ये है, अनुपात, और आधार परिमाप का अनुपात ये है। आधार परिमाप का अनुपात का मतलब क्या होगा आप ये बताओ। देखो यहां पे एग्जामिनर थोड़ा सा खेल गया, ठीक है, वो खेला करने के मूड में था, लेकिन उसको नहीं पता है कि छात्र पढ़कर आए। भैया आधार परिमाप का मतलब वो बताना चाह रहा है इसकी परिधि जो कि वृत्ताकार होती है, और वो डिपेंड किस पे करती है? त्रिज्या पर। सुनना, वृत्त की जो परिधि होती है वो किस पे निर्भर करती है? त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो यही अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का हो जाएगा। आपको यह समझना था, बात खत्म। तो उनके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 किस पे डिपेंड करता है? रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 9/5 का वर्ग और हाइट का गुणा। तो ऊंचाई का अनुपात है 1/9। 9 से डिवाइड कर दोगे, ऊपर 9 आ जाएगा, बटे में 25 आ जाएगा, तो 9:25 यानी कि 9:25 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 9:25 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आंसर बताइए। प्राकृतिक संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत, पहली n प्राकृतिक सम संख्या का औसत, पहली n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत, और क्या बच रहा है? पहली n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, पहली n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं, इन किसी पे भी सवाल बन सकते हैं। आपको पता होने चाहिए आंसर किस तरह से बताया जाता है। बाकी भाज्य और अभाज्य के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर लिख के ही करना पड़ेगा। तो यहां पे प्राकृतिक संख्या की बात करी गई भैया, सीधा होता है n+1/2। तो आपको क्या करना था? 31/2 यानी कि 15.5, 15.5 आपके सवाल का सही जवाब हो जाता। आंसर बताइए क्या होगा भाई। ऐसे सवालों में देखो, इसका मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाऊंगा, बट कराऊंगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने एवरेज आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा, मैराथन क्लास है। जिसको सवाल समझ में नहीं आएगा आप जाकर वहां पे समझोगे। देखो टॉपिक आप ढंग से पढ़ते हो नहीं, फिर आप कहते हो गुरुजी इसमें एलिगेशन लगा दूं क्या, मास्टर ब्लास्टर, सवाल बनाओ इसको, ठीक है। कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है, यानी कि 41 है, ठीक है, तथा अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए।
अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां पे पहले इतना हिस्सा अगर आप छोड़ दो, ठीक है, अगर आप ये हटा दें, इस पे ध्यान मत दो, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं 17वीं संख्या क्या होगी, तो ऐसा सवाल आप पहले भी कर चुके हो, बहुत सवाल आप बनाए हैं, ठीक है। तो आप देखो 17वीं संख्या पता कर लो, उसके बाद बेसिक तरीका क्या होगा, 41 गुणे 33, इसमें से घटाइए उसको और भाग लगा दो, 40 संख्या बचेगी उसकी, यह है बेसिक तरीका, इससे मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब इस पूरे सवाल को बनाते, देखो इस तरह का क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपके एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछे जा चुके हैं, सीजीएल में पूछा जा चुका है इस टाइप का सवाल, इवन मुझे लगता है एमटीएस में भी पूछा जा चुका है, तो एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आने के चांसेस है। कांस्टेबल के हिसाब से मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, बट समझ लो क्या पता आ जाए, ठीक है। देखिए हम लोग सवाल कैसे बनाते भाई, औसत 33 था, पहली कुछ संख्याओं का औसत 41 दिया गया है, बाद वाली कुछ संख्याओं का औसत 27 दिया गया है, तो जैसे आप पता करते हो वही सेम काम हमें करना है, ठीक है। और यहां पे आपका कितना आ जाएगा भैया, ये प्लस का कितना है 8 है। हम लोग 17वीं संख्या कैसे बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना, 33 माइनस का, सॉरी दोनों जगह प्लस कैसे लिख दिया भैया, यहां पे माइनस का 6 आएगा, तो प्लस का 8 गुणे कितना लिखते हो, कितनी संख्याओं का औसत था 17 का, और माइनस का 6 गुणे ये 25 संख्या का। अब देखो ये तो एवरेज है, मैं यहां पे अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, समझना, ये आपका कितना आ जाएगा 56, यानी कि 136 आया प्लस का, और ये माइनस का 150, मतलब माइनस का 14 आया। अब ये बात समझो, यहीं पे समझना है। अब डायरेक्ट हम जो हमसे पूछा जा रहा है शेष संख्याओं का, यानी रिमेनिंग संख्याओं का एवरेज हम लोग यहीं पे लिख देंगे, कैसे, ध्यान से सुनना। जो 17वीं संख्या है वो एवरेज से 14 कम आ रही थी, मतलब वो 14 छोड़ के गई है, वो कम थी ना, तो यहां पे 14 छोड़ के गई है, तो वो क्या होगा, इधर 14 बढ़ जाएगा, बट 40 लोगों में डिवाइड होगा। अब ऑप्शन ही बड़ा बकवास दिया गया भाई, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, भाग लगा लो तब भी वही आएगा, नहीं लगाओगे तब भी वही आएगा, ठीक है, क्योंकि 33.35 आपका आंसर हो जाएगा। बट ये टाइप बहुत ही अच्छा है भैया, डाटा चेंज करूंगा फिर भाग ऐसे नहीं लगा पाओगे, ऑप्शन वगैरह खेला हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने यहां पे हैज लगा दिया है, और इस पे आपको मतलब कई सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी वगैरह में भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या, थोड़ा सा और अगर कंफ्यूज करना होगा तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे ये डायरेक्ट, अब ये चीज मैंने पढ़ा रखा है, ये कैसे निकाला, ये पढ़ा रखा है, जिसको ये नहीं पता होगा वो पता सवाल कैसे बनाएगा, उसको तो फिर ऐसे करना पड़ेगा ना, 17 गुणे 41 और प्लस का 25 गुणे 27, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर माइनस का 41 इंटू 33, 17वीं संख्या आएगी, फिर जोड़ में से आप क्या करोगे, उसको घटाओगे, फिर आप उसमें 40 का भाग लगाओगे, बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा, प्रोसेस आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं आपको आगे और क्वेश्चन कराऊंगा विथ डिफरेंट डाटा। अभी इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बताइए। इसे 1472 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, बोला गया 1024 में बेचा जाता, 20% का नुकसान होता है, तो 20% लॉस का मतलब वस्तु 80% में बिकती है, और 80% की वैल्यू 1024 है, ठीक है। और बोला जा रहा जब 1472 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो ये 80% की वैल्यू है, हमें पता करना है वो कितने परसेंट की वैल्यू देगा, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना शुरू कर दो। चलो 1% का मान ही निकाल लो सीधा सीधा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1024 बटे में 80 आ जाएगा,
भाग वाग लगा दीजिए, देख लो 16 से डिवाइड हो रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नहीं डिवाइड होगा फिर सोचेंगे। 16 से डिवाइड करोगे 5 बार, 16 से डिवाइड करोगे 6 बार, और 16 चौके 64 आ गया। ठीक है, अब उस देखो ये इतना 1% के बराबर है, तो 1472 हमारा कितने परसेंट के बराबर होगा? या तो आप एक काम देखो ये कर लो भाई, सिंपल अगर जाना चाहते हैं तो 100% की वैल्यू पता कर लो, तो 20 का इसमें गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 1280। 1472 में आप बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ कमा रहा है ये? 280, 200 और 200 में 8 की कमी है, यानी कि 192 का 192 का लाभ कमा रहा है। तो 192 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 1280 पर। परसेंटेज निकालना, 100 का गुणा करा लेंगे, 0 से 0 चला गया। ठीक है, ये आपका डिवाइड होगा भाई 43 से, नहीं 42 से डिवाइड होगा, 42 का क्यों भाग लगा रहा हूं मैं, 63 से डिवाइड हो जाएगा ना, 63 से ये जाएगा, सॉरी 64 से जाएगा ये आपका 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो 30/2 यानी कि 15% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 15% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक, और देखो कैलकुलेशन करने से कभी पीछे ना हटे। ठीक है भाई, कैलकुलेशन जो है आपके वो मतलब क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। a प्लस 2b माइनस का c इंटू बी माइनस सी प्लस का a माइनस सी इंटू 2b प्लस का b स्क्वायर, और 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सरल करने पे आएगा, बताइए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। a प्लस का 2b माइनस का c इंटू बी माइनस सी प्लस का a माइनस सी इंटू 2b प्लस का b स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमें क्या देखना चाहिए बताओ भाई, जैसे 20 आप देखो टर्म b स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, ऑप्शन करने का प्रयास करो, क्योंकि गुणा कराओगे फिर तो आपका समय बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पूरा गुणा नहीं कराना है, पूरा गुणा आपको नहीं कराना है। अब देखो हम लोग b वाला टर्म देख रहे हैं, यहां पे जब गुणा होगा हमें मिलेगा 2b स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहां पे b नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर के साथ 3 का गुणांक, मतलब 3b स्क्वायर हमें ऑप्शन में दिखना चाहिए। यहां पर है, यहां पे नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां भी है गुरुजी। ठीक है, अब देखो c स्क्वायर हम देख लेते हैं, इसमें नहीं है इसमें है, तो c स्क्वायर देखो गुणा कराओगे यहां पे आपको मिलेगा प्लस का c स्क्वायर, यहां पे जब गुणा होगा c मिलेगा ही नहीं, यहां पे c मिलेगा ही नहीं, तो c स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत? तो बेसिकली इसमें क्या करना था, गुणा करा के आपको सरल करके बताना था, तो आप इस तरह से ऑप्शन की हेल्प से पता कर सकते थे। और जो लोग चैनल पे नए हैं भैया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेल बुक स्टडी चैनल को। और बाकी जो ये क्लास है ये आपकी चलती है रात के 9 बजे। सेशन को लाइक नहीं किया, क्लास में आने के साथ अपनी हाजिरी आप लगा दिया करो। प्लेलिस्ट आज मैं इसकी अलग से बना दूंगा। टोटल अभी 30 क्वेश्चन है, मतलब बाकी नहीं है, टोटल है 30। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। देखो पूरा मूवी बना रहे हैं सवाल को। इस दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़ दिए और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। शुरुआत में निवासियों की संख्या कितनी थी? देखते भैया कितनी थी। इन्होंने बोला पहले 10% मतलब मृत्यु हो गई, उसके बाद 25% छोड़ गए, फिर जनसंख्या इतनी बची। हमने मान लिया शुरुआत में n थे, तो 10% की मृत्यु हुई, बचेंगे 90%, यानी कि 9/10 भाग।
25% छोड़ के चले गए तो 3/4 भाग बचेंगे, और जो संख्या बची है वो बताया गया है 4050 है। भाग भाग लगा दो, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 27 से डिवाइड कर दूं क्या, 27 से ये एक बार, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 बार ही जाएगा, 150 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000, ठीक है। मतलब ये सब होने से पहले, ठीक है, क्या कहते हैं, दहशत फैलने से पहले और मृत्यु से पहले जनसंख्या जो थी वो कितनी थी गांव की, 6000 थी। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं। और ये भी सवाल, मतलब इस तरह का डाटा डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी के कई सारे पेपरों में आ चुका है, ठीक है। रेलवे ने भी पूछ लिया है, और मुझे जो लगता है ग्रुप डी या एनटीपीसी में आ सकता है, या फिर आने को तो ये कांस्टेबल में भी आ सकता है, ठीक है। सॉल्व करके बताइए। क्या बोला गया, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ 38 है और इसके विकर्ण की लंबाई इतनी। भाई कई बार समझाया हूं, इस सवाल का आंसर आप कैसे बताते हो, एक बार दोनों को जोड़ लो। देखो डायरेक्ट ही कंसेप्ट इसका कितना है, जोड़ोगे आ जाएगा 60, फिर इसको घटा लोगे आएगा 16, आंसर आपका आ जाएगा 960। सवाल खत्म है इतने से, ठीक है। ये टाइप कहीं दिखे यही करना है, दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, गुणा कराओ। अब ऐसा करते क्यों, ये मैं आपको समझा रहा हूं। लंबाई चौड़ाई का जोड़ यानी कि L + B + H की वैल्यू आपको बताई गई है 38 यानी कि 38 है, ठीक है। और इसके विकर्ण की लंबाई यानी कि रूट के अंदर L² + B² + H² का जो मान है ये आपको बताया गया 22 है। सुनना भैया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL। अगर इसको इस फॉर्म में देखा जाए तो ये क्या होगा, L + B + H का होल स्क्वायर, ठीक है, L + B + H का होल स्क्वायर, और माइनस का L² + B² + H², ठीक है, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखो यहां से 38² होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट यहां पे लगा हुआ है, इधर जब दोनों रूट हटाओगे तो ये आपका 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अब A² - B², तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर लेते हैं। पूरा बेसिक समझा दिया हूं फॉर्मूला लिखकर, ठीक है, इस वजह से होता है। और अगली बार हो सकता है सवाल आए तो ऐसा ही करके बढ़ जाएंगे आगे। इसीलिए कहते हैं भैया सारी क्लास अटेंड करो, समय से क्लास में आइए, तो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। जो कुछ नया मिले उसको नोट करो, सवाल गलत हुआ उसको आप नोट करो, बाद में उसको वीडियो को फिर से देखो। आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। 250 मीटर लंबी दो ट्रेन है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, सापेक्ष गति जुड़ जाती है। तो 90 + का 60 यानी कि यहां पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल ले, चलो अभी वहीं एक साथ ही बदल देंगे। तो 250 है एक ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है।
और ट्रेन की लंबाई ट्रेन की जो चाल आएगी सापेक्ष गति ये आ गया। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करा रहे हैं, तो 18 देखो चला जाएगा ऊपर, ये ध्यान रखना, अभी उसको लेके जाएंगे ऊपर। 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 3 का भाग लगाओगे ये 6 चला जाएगा। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ये क्या आ गया भाई, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 कहां से आ गया, 250 हो गया। अच्छा यहाँ पे ये 25 तो कट चुका है ना, ये तो डिवाइड हो चुका है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है, 12 सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, इसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 33% बढ़े। क्या हो, खर्चा जो है वो 33% बढ़े, बताएं। सॉल्व करके बताइए। तो यहां पर क्या दिया गया भैया, पेट्रोल की कीमत जो है वो 75% बढ़ जाती है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 33% बढ़े, ठीक है। अब देखो कीमत 75% बढ़ गई, यानी 175% हो गई, 175% हो गई। फिर आगे कह रहे हैं कि इसको कितना परसेंट कम करें कि खर्चा जो है वो 33% बढ़े, यानी कि 133% बढ़ रहा है, मतलब बढ़ के 133 हो गया। अब देखो ये इसका शॉर्टकट ही डायरेक्ट हमने ये डाटा लिख लिया। पूछा जाए कितना कम किया जाना चाहिए, बताओ कितना कम हो रहा है, बताओ। 42 कम किया गया ना, ठीक है। तो 42 कम किया गया है किस पे, 175 पे, परसेंटेज निकालना है, आप 100 का गुणा करा लोगे, 25 का भाग लगाओगे 4 बार, 25 से डिवाइड करोगे 7 बार, 7 से डिवाइड, पच्चीस से डिवाइड किया 4 बार, 25 से डिवाइड किया इसको 7 बार, 7 छंग 42, तो ये आपका हो जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा 24%। देखो हाँ मुझे समझ में आया, मुझे याद आया, देखो पेपर में ना ये सवाल गलत दिया गया था। मतलब देखो या तो आप हमसे ये पूछो कि इसकी खपत को कितने प्रतिशत किया जाना चाहिए, कम हटा दो, तब तो आंसर आ जाएगा 76%। बात समझना, ये पेपर में डाटा गलत आया था, ठीक है। अब इन्होंने 100 में से घटा के आंसर है, अगर आप पूछ रहे हो कितना कम किया जाएगा तो आंसर आपका 24% होगा। या तो आप कह दो कि खपत को कितने प्रतिशत किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100, देखो 24% कम करना है तो हमारा आंसर 76% आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर में हालांकि कम लिख के ही आया था, बट ये फिर सवाल गलत था वहां पे जब मैंने एनालिसिस, मतलब सॉरी जब ये पेपर सॉल्व कराया था तो आपको बताया था वहां पे भी, ठीक है। तो ये सवाल में ये गलत दिया गया था, अब ये करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ बाकी देखो पेपर में अगर आप बैठे हो 24 आपका आया, ऑप्शन में है, नहीं तो 76 ही वहां पे लगा के आओ, हालांकि फिर बाद में इसमें जो है आप मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। आंसर बताइए क्या होगा। और देखो आरपीएफ एसआई में एक आधा क्वेश्चन जो है मतलब छोटा मोटा सवाल त्रिकोणमिति का दे दिया गया था, ठीक है, एसआई में, तो हो सकता है इधर भी आ जाए। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान वगैरह मान लो पता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको क्या कहते हैं इधर उधर सेट करना पता हो, ठीक है। यहां पे क्या दिया गया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो समझो, जो बता रहा हूं उसको सुनिए समझिए, ठीक है। पढ़ रखा है भाई तब तो सॉल्व करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है।
यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहां से कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। और यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और फिर थीटा आपका यहां से कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 अंश आ गया। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दोगे। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका आप वर्ग कर दोगे। तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस का 1/3 यानी कि 9 प्लस का 4, 13/12 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा 13/12 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए इधर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। डायग्राम में बना के समझा देता हूं। देखो ये हो गई पेड़, मतलब ये हो गया पेड़, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री। अब ये पेड़ बड़ा हो गया, जब ये और बड़ा हुआ तो बोला जा रहा अब उन्नयन कोण 60 डिग्री यहां से हो जाता है। ठीक है, पहले ये कोण था कितना 30 डिग्री और बाद में ये कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो ये डाटा आपको दिया गया है और कुछ बताया गया है और बोला गया है 300 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु, आपको बताया गया यहां से 300 मीटर दूरी पर ये डाटा हमें दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए पेड़ कितना बड़ा हुआ है, यानी कि ये जो जिगजैग लाइन मैंने बनाई है ये पेड़ कितना बड़ा हुआ है, इसी की लंबाई आपको बतानी है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में यूनिट मेथड लगाते हैं भाई। ठीक है, तो लगाइए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। देखो अब से tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3 और tan 60 क्या होता है √3/1, बट यहां पे हम वैल्यू सेम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम 60 में भी √3 बना रहे हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहां पे समझिए tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3। ठीक, और tan 60 क्या होता है √3/1, बट वहां पे आधार बराबर है तो यहां पे √3 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/√3, सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहां गया, इसका मतलब अगर ये √3 यूनिट है, ध्यान समझना, तो ये 1 यूनिट होगा और ये पूरा 3 यूनिट होगा, यानी पेड़ की ऊंचाई 2 यूनिट बढ़ गई है। सवाल खत्म हो गया है, इसकी वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, मतलब ये डाटा हमारा 100√3 टाइम्स दिया गया है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 200√3, सवाल खत्म। ये है यूनिट मेथड का यूज आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो जो लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें भाई, आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप अमित सर मैथ्स ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का लाइव का जो समय है वो है रात के 9 बजे।
और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा रेल बुक स्टडी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और ये बता दो कि कल शनिवार है, क्या एक मैराथन क्लास रख ली जाए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।